एक लड़की जो हर दिन मौत की दुआ करती थी, लेकिन उसे मारा नहीं गया, क्योंकि हर दिन उस पर अत्याचार करके उसे धीरे धीरे टूटते हुए देखना ही कुछ शैतानों के लिए एक खेल था। 44 दिन एक कमरे के अंदर एक लड़की पर ऐसे अत्याचार किए गए जो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। यह सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, ये घटना साबित करती है कि इंसान कितना खतरनाक और निर्दयी हो सकता है। कभी कभी इंसान जानवरों से भी ज्यादा क्रूर हो जाता है। 19 मार्च 1989 जापान के टोक्यो में पुलिस एक 19 साल के लड़के के किडनैपिंग केस में 4 लड़कों को पूछताछ के लिए थाने लेकर आती है। वो चारों लड़के मान रहे थे कि उन्होंने किसी लड़की के साथ गलत काम किया है, लेकिन वो जो डिटेल्स बता रहे थे और पुलिस के पास जो पहले से किडनैपिंग केस की जानकारी थी, उनसे उनकी बात बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। तब पुलिस ने उन चारों को अलग अलग बैठाकर पूछताछ शुरू की, लेकिन हैरानी की बात, अलग अलग पूछताछ के बाद भी सबकी बातें लगभग एक जैसी थीं। इसका मतलब वो झूठ नहीं बोल रहे थे, लेकिन जिस केस के बारे में वो बता रहे थे वो वही केस नहीं था जिसकी जांच पुलिस कर रही थी, बल्कि कोई दूसरा केस था। तब पुलिस ने उनसे उस केस की पूरी जानकारी लेनी शुरू की। उन चारों लड़कों ने एक रेप और मर्डर केस के बारे में बताया। उन्होंने कहा उन्होंने एक लड़की को मारकर उसका शरीर 55 गैलन के एक ड्रम में डाल दिया और उसके अंदर कंक्रीट भरकर उसे कासू नाम के एक कंस्ट्रक्शन साइट पर फेंक दिया। पुलिस तुरंत उस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचती है और कुछ देर तलाशी लेने के बाद उन्हें एक ड्रम मिलता है। ड्रम को काटकर जब कंक्रीट तोड़ा गया तो अंदर एक लड़की की लाश जमी हुई हालत में मिली। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जब रिपोर्ट आई तो पुलिस को पता चला लड़की की मौत ट्रॉमेटिक शॉक की वजह से हुई थी, यानी मरने से पहले उसे बहुत बुरी तरह सताया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके शरीर के साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया गया था और उसका चेहरा इतना बिगड़ चुका था कि उसे पहचानना लगभग नामुमकिन था। ये घटना इतिहास की सबसे भयानक घटनाओं में से एक मानी जाती है। उस लड़की का नाम था जुनको फुरुता, जापान की एक साधारण 17 साल की स्कूल स्टूडेंट। वो पढ़ाई में अच्छी थी, बहुत शांत और सभ्य स्वभाव की थी। स्कूल में टीचर्स से लेकर दोस्तों तक सब उसे बहुत पसंद करते थे। पढ़ाई के साथ साथ वो पार्ट टाइम जॉब भी करती थी ताकि अपने भविष्य की पढ़ाई का खर्च खुद उठा सके। जुनको एक खुशमिजाज, शांत और सुंदर लड़की थी। इसी वजह से वो स्कूल के कई लड़कों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई थी। कई लोग उसे अपनी ड्रीम गर्ल मानते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस स्कूल में कुछ लड़के ऐसे भी थे जो पढ़ाई छोड़कर लोकल गैंग से जुड़ गए थे। उनमें 4 लड़कों का एक ग्रुप था: हिरोशी मियानो, जो ओगुरा, शिंजी मिनाटो, यासुशी वतनाबे। उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी अक्सर स्कूल आकर दूसरों को परेशान करते थे। उनका लोकल गैंगस्टर्स से संपर्क था, इसलिए सब उनसे डरते थे। उनमें से एक था हिरोशी मियानो। वो जुनको को पसंद करता था और एक दिन उसने उसे प्रपोज किया, लेकिन जुनको ने बहुत शालीनता से उसे मना कर दिया। ये बात हिरोशी सह नहीं पाया। उसका अहंकार इतना आहत हुआ कि वहीं से बदले की योजना शुरू हुई। उस दिन जुनको अपनी नौकरी खत्म करके साइकिल से घर लौट रही थी। हिरोशी और शिंजी ने उसे सुनसान रास्ते पर अकेले जाते हुए देखा और एक प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक शिंजी ने जाकर उसकी साइकिल को लात मारकर गिरा दिया। जुनको गिर गई और तभी हिरोशी वहां आया और मदद करने का नाटक किया। जुनको उसे पहचानती थी, इसलिए उसने हिरोशी की मदद लेने से मना नहीं किया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। हिरोशी उसे घर छोड़ने का बहाना बनाकर उसे एक सुनसान जगह पर ले जाता है। जब जुनको को उसके इरादे समझ में आते हैं, तब वो उसे धमकी देता है, अगर तुमने चिल्लाया तो तुम्हारे पूरे परिवार को मार दूंगा। डर के मारे जुनको चुप हो जाती है। हिरोशी उसे अपने एक गैंग मेंबर के घर ले जाता है और अपने माता पिता से कहता है कि अब से जुनको यहीं रहेगी। उसी रात उस पर अत्याचार शुरू हो जाता है। ये चारों लड़के जुनको के साथ बार बार गलत काम करते हैं और फिर पूरे 44 दिनों तक उसे बंद करके रखा जाता है। शुरुआत में ये चारों ही उस पर अत्याचार करते थे, फिर धीरे धीरे अपने और जान पहचान के लोगों को भी बुलाने लगे। 100 से ज्यादा लड़कों ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया। उधर जुनको का परिवार डर और चिंता में पुलिस के पास जाता है और उसके गायब होने के 3 दिन बाद मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करता है। लेकिन उन शैतानों ने जबरदस्ती जुनको से उसके घर फोन करवाया, मैं भाग गई हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे मत ढूंढो, मैं वापस नहीं आऊंगी। इस वजह से पुलिस की जांच भी रुक जाती है। हर दिन वे उसके साथ नए नए तरीके से अत्याचार करते थे। उसे भूखा रखा जाता, उसे मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ा जाता और उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जाती।
इन सबको सहन न कर पाने के कारण जुनको ने एक बार हिम्मत करके भागने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई और फिर से पकड़ ली गई। सजा के तौर पर उसके घुटनों पर भारी चीजें गिराई गईं। उसकी हालत और भी खराब हो गई और वो ठीक से चल भी नहीं पाती थी। धीरे धीरे उसका शरीर पूरी तरह कमजोर हो गया। वो खड़ी भी नहीं हो पाती थी। 4 जनवरी 1989 हिरोशी जुआ खेलकर अपना सारा पैसा हार जाता है और उसी गुस्से में वो जुनको पर और भी ज्यादा अत्याचार करता है। उस दिन हिंसा अपनी हद पार कर जाती है और रात करीब 10 बजे जुनको इस दर्द से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। वो अपनी आखिरी सांस लेती है। उसकी मौत के बाद भी अपराधियों ने अपने जुर्म को छिपाने की कोशिश की। उन्होंने उसके शरीर को एक 55 गैलन के ड्रम में डालकर कंक्रीट से भर दिया और 5 जनवरी को उसे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर फेंक दिया। कुछ हफ्तों बाद पुलिस किसी दूसरे केस में पूछताछ के लिए इन चारों को थाने बुलाती है। डर और घबराहट में ये लड़के गलती से इस मर्डर की बात भी बता देते हैं और वहीं से इस भयानक सच्चाई का खुलासा होता है। जब ये खबर पूरे जापान में फैलती है तो लोगों में गुस्सा और आक्रोश फैल जाता है। सब चाहते थे कि इन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, लेकिन जब फैसला आया, हिरोशी 20 साल जेल, जो 8 साल, शिंजी 9 साल, यासुशी 5 साल, क्योंकि वे सभी नाबालिग थे। ये केस सिर्फ एक मर्डर नहीं है, ये साबित करता है कि इंसान कभी-कभी राक्षस से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है और कई बार न्याय व्यवस्था भी सही सजा नहीं दे पाती। आपको क्या लगता है, क्या इन अपराधियों को जो सजा मिली वो उनके अपराध के हिसाब से सही थी? कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसी ही और सच्ची क्राइम स्टोरी देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें।